वेलकम, आप सभी का स्वागत है। तो फिजिक्स की हमने सीरीज स्टार्ट की थी, जो आज जो है लाइट चैप्टर से कुछ क्वेश्चंस करेंगे। और हमने यूनिट एंड मेजरमेंट से किया था, 3 पार्टों में जो है क्लास की थी हम लोगों ने, लगभग 104 क्वेश्चन किए थे। तो उसी को कंटिन्यू रखते हुए जो है आज लाइट चैप्टर से जो है स्टार्ट करते हैं। और ये क्वेश्चन जो है लगभग 90% केस में जो है बच्चों के छूट जाते हैं। और यही सारे क्वेश्चन हम जो है लेकर के आए हैं, सारे PYQ क्वेश्चन हैं प्रीवियस ईयर के, और बहुत बेहतरीन तरीके से करने हैं सारे क्वेश्चन। स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आज का पहला क्वेश्चन है कि एक टावर बड़े और बड़े व्यक्ति के पास क्यों आता है। ठीक है, ये हमें जो है दे रखा है पहला क्वेश्चन आज का। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में दे रखा आंख में टावर द्वारा घटाए गए कोण बढ़ जाते हैं। दूसरा दे रखा है हमारा कथन, पहला कथन है, और दूसरा कथन दे रखा है कि फोकस लेंस की जो है फोकल लंबाई बढ़ जाती है। तो यहाँ पर बता रहा है फोकल लंबाई, फोकल लेंस की फोकल लंबाई बढ़ जाती है। यहाँ पर बता रहा है कि जो है एंगल बढ़ जाता है, ये बात कही है। आंख की रेटिना की छवि, जो छवि मतलब चित्र, जो हमारे यहाँ जो चित्र बनता है हमारी आंखों में, जो प्रतिबिंब बनता है वो का आकार बढ़ जाता है, ये बताया गया है। 3 दे रखे हैं। ठीक है, तो इनमें से जो हमारा पहला और जो है तीसरा सही है। इसका मतलब है ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा होगा, 3rd होगा। फोकल लंबाई कभी नहीं बढ़ती है, एंगल बढ़ जाएगा तो हमारा जो है छवि क्या हो जाएगी, आकार, जो चित्र का आकार जो है वो हमेशा क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर चले। अगला क्वेश्चन है, 2 समतल दर्पण रखे हुए हैं। 2 समतल दर्पण एक दूसरे के कोण लाइन पर झुके हुए होते हैं। पहले दर्पण पर प्रकाश की जो है घटना की किरण की ओर दूसरे दर्पण के समांतर, दूसरे दर्पण से पहले दर्पण में समांतर परिलक्षित होती है, तब कौन कितने डिग्री का कोण बनता है, ये हमको बताना है। व्हाट इज द एंगल बताना है कि एंगल कितने डिग्री का बनेगा। तो ऑप्शन नंबर सी, हमेशा 60 डिग्री का कोण ही बनता है। ठीक है, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन, एक माध्यम का आवर्तनांक √3 है। ठीक है, √3 है। निम्नलिखित में से कौन सा सही होगा। घटना कोण के साइन आवर्तनांक के कोणों के साइन में √3 गुना हो जाएगा। बिल्कुल हमारा पहला ही सही है, क्योंकि जो है इसमें बदलता नहीं है। जो भी साइन होता है वो उतने ही गुना हो जाता है जितना माध्यम का क्या होता है, आवर्तनांक, जितना माध्यम का आवर्तनांक होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा चंद्रमा की सतह पर एक विस्फोट होता है और विस्फोट स्थल से कुछ दूरी पर एक अंतरिक्ष यात्री जाता है। तो कहते हैं कि चंद्रमा जो है हमारा, जो यहाँ पर मून है, और मून पर क्या किया गया, एक विस्फोट कराया गया। इससे क्या कराएगा, विस्फोट कराएगा। और कहते हैं इसी के कुछ दूरी पर एक यात्री निकलता है यहाँ से, अंतरिक्ष से, तो उसको क्या जो है विस्फोट से उत्पन्न प्रकाश और ध्वनि दोनों पर ध्यान जाएगा। बिल्कुल गलत ऑप्शन है, क्योंकि अंतरिक्ष में कहते हैं कि हमने जब आपको पढ़ाया था ध्वनि के MCQs कराए थे, जब ध्वनि के MCQs कराए थे तो कहा था ध्वनि निर्वात में नहीं चलती है। ठीक है, और उसके लिए ध्वनि के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, किसी ना किसी माध्यम पर ही ध्वनि चलेगी। इसका मतलब है कि अंतरिक्ष में तो जो है कोई माध्यम है नहीं, और ध्वनि का सबसे बड़ा पृथ्वी पर माध्यम होता है वायु, और वायु से ही ध्वनि चलती है। ठीक है, और यहाँ पर जब कोई मीडियम ही नहीं है, जब अंतरिक्ष में मीडियम ही नहीं है, तो इसका मतलब ध्वनि जा ही नहीं सकती कहीं। सिर्फ और सिर्फ उसको दिखाई क्या पड़ सकता है, प्रकाश दिखाई पड़ सकता है, ध्वनि पर ध्यान नहीं जाएगा। इसलिए पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा। प्रकाश का निरीक्षण करे लेकिन विस्फोट के कारण वह ध्वनि नहीं सुनाई देती है। बिल्कुल सही है, ध्वनि नहीं सुनाई देगी, लेकिन प्रकाश का निरीक्षण जरूर करेगा, वो लाइट का निरीक्षण कर पाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 50 कहता है कि मानव की आंख में द्वारा अध्ययन केंद्रित किया जाता है। तो आंख में जो है क्या केंद्रित किया जाता है, द ह्यूमन ऑफ आइज टू फोकस इन द डूइंग बाई। तो किसका फोकस किया जाता है, देखते हैं हम लोग। ठीक है, तो इसमें कह रहा है कि जो है नेत्र लेंस के लिए एक फ्रंट आंदोलन, ठीक है, रेटिना के लिए एक फ्रेजल रिमूवल के लिए, और लेंस के लिए उत्तला में परिवर्तन। तो ये जो है हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। 2 समतल दर्पण ए और बी को एक दूसरे की ओर मुंह करके जो है 12 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाता है। दर्पण ए से 8 सेंटीमीटर की दूरी पर उसके बीच एक वस्तु रखी जाती है। दर्पण ए से 8 सेंटीमीटर की दूरी पर उनके बीच की दो दूरी जो है, बीच की दूरी क्या होगी, और दर्पण बी गठित तो पहले जो है चित्र में जो है बीच की दूरी क्या होगी, ये बताना हमको है। ठीक है, तो
तो बीच की दूरी क्या होगी ये हमको बताना है। तो इसके लिए हमने आपको जो है, इसके लिए जो है दोनों के बीच की दूरी अगर कभी निकालनी है तो क्या हो जाती है, दोनों की दूरी जुड़ जाती है। 8 + 8 कितना हो जाता है, 16 हो जाता है। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक फोटोग्राफी कैमरे में लेंस के फोकस की लंबाई 5 सेंटीमीटर है, तो लेंस की क्षमता क्या होगी। डायोप्टर की क्षमता निकालनी है, 5 सेंटीमीटर है, ये बताना है। तो आवर्धन क्षमता m बराबर क्या होता है हमारा, जो है कितना हो जाएगा, m बराबर होता है कितना, डायोप्टर में निकालना है हमारा। ठीक है, तो देखो यहाँ पर समझो, m बराबर जो है हमारा क्या होता है, फोकस दूरी 5 है, बटे कितना हमारे पास यहाँ पर, सॉरी 100 बटे कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। फोकस दूरी होती है तो 20 × 5 = 100, 20 डायोप्टर होगा, वो भी किसमें, पॉजिटिव में होगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। मानव आंख की रेटिना पर बनने वाली छवि कैसी होती है, वर्चुअल होती है या उल्टा होती है। वास्तविक होगी, वर्चुअल मतलब जो है, वर्चुअल मतलब आभासी, ठीक है, आभासी होगी और उल्टा होगी। ठीक है, यहाँ पर बता रहा है, या जो है क्या होगा, आभासी होगी और इरेक्ट होगी, और बता रहा है कि जो है वास्तविक होगी कि सीधी होगी, और वास्तविक होगी कि उल्टा होगी। तो हमेशा जो है रियल होती है लेकिन उल्टा होती है। हमने बताया जितने भी लेंस पर, ह्यूमन लेंस में जो है जितने भी लेंस होते हैं जैसे, और उनमें ज्यादातर जो है अगर कोई वास्तविक बनेगी इमेज तो हमेशा कैसी बनेगी, उल्टा बनेगी। ये बात बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है हमको है। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 53 कहता है कि एक तरल में डूबा हुआ लेंस जब दिखाई देता है, जब उसे देखते हैं, तरल में डुबा दिया जाए लेंस और जब उसमें देखा जाए तो क्या होगा, लेंस की फोकस दूरी, लेंस की फोकल लंबाई क्या हो जाती है, शून्य हो जाती है। गलत बात है, शून्य नहीं होती है। लेंस की जो है फोकल लंबाई अनंत हो जाती है, ये भी गलत है हमारा। ठीक है, ये भी गलत हो जाएगा। लेंस का आवर्तनांक तरल के आवर्तनांक से कम हो जाता है, नहीं, सही नहीं है। लेंस का आवर्तनांक तरल के आवर्तनांक के बराबर हो जाता है। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा। ठीक है, बहुत अच्छे से करने हैं सारे क्वेश्चंस और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जामिनेशन की दृष्टि से। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पारदर्शी सजातीय माध्यम में यात्रा करने वाली एक प्रकाश तरंग उच्च आवर्तनांक के एक और सजातीय पारदर्शी माध्यम से प्रवेश करती है, तो दूसरे माध्यम में प्रकाश की गति क्या होगी, ये बताना हमको है। तो दूसरे माध्यम में प्रकाश की गति क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, दो समांतर दर्पण। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और कई बार पिछले साल भी इस पर सवाल आए थे जब पिछली बार एग्जाम हुआ था। अब देखिएगा यहाँ पर जो है, जब हम कहते हैं कि दो समतल दर्पण 60 डिग्री के एक दूसरे के कोण तो झुके होते हैं, तो यदि उनके बीच कोई वस्तु रखी जाए तो उसकी प्रतिबिंब छवियां कितनी बनेगी, प्रतिबिंब की संख्या क्या होगी। हम लिखते हैं, क्या लिखते हैं, जब कभी प्रतिबिंब निकालने हो तो प्रतिबिंब इक्वल टू 360/θ होता है। और साथ ही साथ कहता है कि अगर इसकी वैल्यू, इसका मान अगर क्या होता है, सम संख्या आती है, सम संख्या में आता है, तो उसमें एक घटा करके क्या करते हैं, एक घटा करके क्या करते हैं, उत्तर प्राप्त कर लेते हैं। तो हम देखते हैं, तो 360 बटे क्या हो जाएगा, 60, 0 0 कट जाएगा, 6 6 36, 6 आ जाएगा। तो 6 नहीं होगा, हमने कहा जब कोई सम मान आ जाए तो एक घटा करके पता कर लेते हैं, तो छवियों की संख्या कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, बहुत बेहतरीन जो है मेथड है। तो प्रतिबिंब हमेशा क्या होगा, ये सूत्र याद रखिएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है, दूरबीन की आवर्धन शक्ति को किसके द्वारा बढ़ाया जा सकता है। तो दूरबीन की आवर्धन शक्ति किसके द्वारा बढ़ाई जा सकती है, तो देखते हैं। तो आंख के टुकड़ों को जो है, आंख के टुकड़ों को फोकल लंबाई कम करना, ठीक है, आंख के टुकड़े से फोकल लंबाई कम करना, उद्देश्य व्यास बढ़ाना, ये तो है ही नहीं। ठीक है, इस फोकल लंबाई की कम करना, ये भी नहीं है। ठीक है, एपिसी का जो है व्यास बढ़ाना, ये भी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा, फोकल लंबाई का कम करना। ठीक है, अगले बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला, एक वस्तु को फोकल लंबाई 15 सेंटीमीटर के क्या है, अवतल दर्पण के सामने 5 सेंटीमीटर रखा जाता है, तो छवि का स्वरूप क्या होगा, ये बताना है। तो छवि का स्वरूप कैसा होगा, ये बताना है। वर्चुअल होगा कि रियल होगा, ये बताना है आपको। तो हमेशा जब कहते हैं कि 15 सेंटीमीटर लंबाई और 5 सेंटीमीटर दूर रखा जाता है, तो हमेशा कैसा होगा, उसका जो है आभासी और आवर्धित होगा। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, ठीक है, अलग अलग दूरी पर अलग अलग वस्तुओं को आंख से देखा जाता है,
जो पैरामीटर जो है रहता है लगातार है, वो लगातार पैरामीटर कैसा रहता है ये बताना है आपको। तो नेत्र लेंस जो की फोकस दूरी, फोकल लंबाई, इससे कोई मतलब नहीं होता है। नेत्र लेंस की वस्तु से दूरी, ये भी कोई मतलब नहीं होता है इससे। नेत्र लेंस की वक्रता की त्रिज्या, ये भी नहीं होता है। बस क्या होता है, दूरी कम या ज्यादा हो जाती है। छवि जो चित्र बनने की दूरी क्या हो जाती है रेटिना पर, वो दूरी जो है क्या हो जाती है, वो दूरी जो है कम या ज्यादा होती है, उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्या होता है, अगला क्वेश्चन क्या है, एक लड़की को अपने चेहरे के उभरे हुए चित्र को उसके जो है प्राकृतिक आकार के 4 गुना अधिक देखने के लिए त्रिज्या 120 सेंटीमीटर अवतल गोलाकार दर्पण के सामने कैसे खड़ा होना चाहिए ये बताना है भैया। सामने कैसे खड़े होंगे ये हमको बताना है एक्चुअल में। तो ये जो है सवाल है हमारा, तो किस टाइप से खड़े होंगे, ठीक है, देखते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो बता रहा है कि हमारा एक्चुअल में कैसे खड़े होंगे वहां पर। तो m बराबर जो आवर्धन क्षमता है वो 4 दे रखी है, और आवर्धन क्षमता जो होती है -v/u तो क्या होगा 4 के बराबर दे रखा है। तो हम कह सकते हैं u और x जो है क्या है बराबर है, वेयर एंड द x इज द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट इन फ्रंट टू मिरर। तो मिरर के सामने जो x मानी गई है वो ओल्डेस्ट डिस्टेंस है, वो u है। ठीक है, तो v बराबर हमारा 4 गुना हो जाएगा, यहाँ पर ओल्डेस्ट डिस्टेंस जब x है तो v बराबर जब यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे x की, तो हमारा कितना हो जाएगा, ये 4x हो जाएगा। तो यहाँ पर जब हम वैल्यू पुट कर देंगे, सूत्र हमने पढ़ा है 1/v + 1/u = 2/r पढ़ा है जब सूत्र, इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 1/4x हो जाएगा, और ये प्लस माइनस -1/x = कितना 1 बटा कितना 1 बटा जो है 2 बटा -120 हो जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं कितना, इसको कर सकते हैं 60 कर सकते हैं। ठीक है, इसको चलो सॉल्व करते हैं। यहाँ पर 4 कर लिया, 4 से क्या कर ली गुणा कर देते हैं। यहाँ पर 4 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा, यहाँ नीचे भी 4x हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा -3 बटे क्या हो जाएगा यहाँ पर 4x, और यहाँ पर -1/60। माइनस माइनस हमारा कट जाएगा, 15 × 60 हो जाएगा, x बराबर 15 × 45 सेंटीमीटर दूरी पर खड़ा होना होगा। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, सवाल जो है बहुत बेहतरीन सवाल देखिएगा। ठीक है, ऐसे ही एग्जाम्पल जो है आए हुए हैं। अब कह रहा है कि एक जो है साधारण सूक्ष्मदर्शी में आंख से दूरी d पर आयोजित लेंस और छवि आंख से अलग दृष्टि के कम से कम दूरी d पर बनी है, तो दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता क्या होती है, हमको m निकालना है, फाइंड करना है दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता। तो हमेशा ध्यान रखना दूरदर्शी की m बराबर होता है 1 + d - d/f। ये एक d लेंस की और एक d डिस्टेंस जो है हमारी स्मॉल d जो है आंख की जो है दूरी की बात कर रहा है, एक छवि की दूरी की बात कर रहा है, ध्यान रखिएगा एक वस्तु की। ठीक है, तो ये हमारा आवर्धन क्षमता का क्या होगा सूत्र होगा, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा इसमें, ऑप्शन हो जाएगा सी हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक दूरदर्शी व्यक्ति के पास एक 100 सेंटीमीटर पर एक बिंदु होता है, तो सही लेंस की शक्ति क्या होगी ये बताना हमें, सही लेंस की शक्ति क्या होगी। तो देखते हैं सही लेंस की क्या शक्ति होगी। तो हमने कहा एक्चुअल में वास्तव ह्यूमन नॉर्मल विजुअल कितना होता है 25 डिग्री सेंटीमीटर होता है, 25 सेंटीमीटर होता है। तो ये u है मतलब ओल्डेस्ट है, और किस लेंस के लिए है हमारा, तो उत्तल लेंस के लिए, तो भी माइनस दोनों में लगाया गया है। फोकस दूरी का सूत्र हमने यूज किया है, तो 1/v - 1/u/1/f है। तो यहाँ पर दोनों वैल्यू पुट कर दी गई हैं, और यहाँ पर क्या किया गया है, देखो यहाँ पर दोनों वैल्यू पुट की गई हैं, और यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई कर दिया गया। ठीक है, ये माइनस माइनस क्या हो जाता है प्लस हो जाता है, और 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी नीचे क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 100 बटा कितना 3 हो जाएगा, और इसको पलट लेंगे तो फोकस दूरी आ जाएगी हमारी 100/3 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब है हमने मीटर में बदल दिया, तो कितनी आई 1/3 मीटर आई। अब पावर है, पावर निकालना 1/f होता है, तो हमने क्या कर दिया यहाँ पर वैल्यू रख दी, तो 3 पर चला जाएगा, तो पावर कितना आ जाएगा 3 डायरेक्टर आ जाएगा। इसका मतलब है हमारा जो है क्वेश्चन का ऑप्शन हो जाएगा हमारा 3 डायरेक्टर प्लस का ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इस क्वेश्चन का बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे, ये हो जाएगा हमारा डी हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है हमारा, पारा और सोडियम स्ट्रीट लैंप की वजह से रोशनी होती है,
किसकी वजह से होती है ये बताना। पारा जो है या सोडियम लैंप में किसकी वजह से रोशनी होती है, तो इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन की वजह से रोशनी होती है। बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा इसको, कई बार जो है ऐसा सवाल आया है। ऑप्टिकल फाइबर के सिद्धांत पर काम करता है। ऑप्टिकल फाइबर किसके सिद्धांत पर कार्य करता है, तो बताएंगे पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है, बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, देखते हैं। मान लीजिए कि एक रॉकेट जहाज प्रकाश के वेग को जो है 2/10 में गति पर जो है पृथ्वी से हटा रहा है, तो रॉकेट शिप में एक प्रकाश जहाज पर यात्रियों को नीला दिखाई देता है, या पृथ्वी पर एक जो है प्रक्षेपक को किस रंग का दिखाई देगा। तो ये बताना हमें किस रंग का दिखाई देगा वो, तो हमें दिखाई देगा ब्लू रंग का दिखाई देगा, क्योंकि प्रकाश विकिरण के कारण जो है ऐसा होता है, तभी ब्लू दिखाई देता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला है, पानी में एक हवा का बुलबुला एक ही सतह पर काम करेगा, और किस प्रकार का काम करेगा, तो पानी का जो, अगर जैसे बच्चे होते हैं ना, पानी में बुलबुला साबुन का फूल जाता है, तो वो ये वाली जो सतह जो काम करती है, ये वाली सतह वो किस आधार पर काम करेगी, मतलब कौन से लेंस की भांति काम करेगी, तो वो अवतल लेंस की भांति कार्य करती है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है, जब दर्पण को कोण थीटा से घुमाया जाता है, तो परावर्तित किरण को घुमाया जाएगा। तो मतलब जब किसी दर्पण को जो है थीटा डिग्री से घुमा दिया जाता है, तो उससे जो है क्या होता है, घुमाया जाता है, तो परावर्तित किरण कितनी घूम जाती है, तो परावर्तित किरण 2 गुनी घूम जाती है। आप देखते हैं जब जो है दर्पण को घुमाया जाता है, कहते हैं कि एक किरण ऐसे गई, ठीक है, और ऐसे जा रही थी। अब दर्पण को थोड़ा सा एंगल घुमाया गया, जो है ये यहाँ पर थीटा कोण बन रहा था, थोड़ा सा ऐसे किया गया, तो वो क्या हो गई, ऐसे हो गई। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक देखो, पहले थीटा था, अब 2 थीटा हो गया, तो क्या ध्यान रखेंगे, तो 2 गुना हो जाता है। ये बात बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे हमको, कितना 2 थीटा हो जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। कुल आंतरिक प्रतिबिंब जब हो सकता है जब प्रकाश से यात्रा होती है। ठीक है, कुल आंतरिक जो है क्या है, प्रतिबिंब तब हो सकता है जब प्रकाश की यात्रा होती है। कैसी, ग्लास और से हीरे में। ठीक है, तो कहते हैं ग्लास को हीरे में, या ग्लास में पानी में, या वायु को जल में, या जो है कांच को वायु में। तो क्या पहला होगा, ग्लास से हीरे में, तभी जो है क्या हो सकती है, प्रकाश की यात्रा हो सकती है। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। वायुमंडल में प्रकाश का विक्षेप होने के कारण होता है, किसके कारण होता है, प्रकाश का विक्षेप होता है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, धूल के कणों। दे रखा है कि जीवन शक्ति के सिद्धांत का प्रतिपादन किस रसायन ने किया है, किस रसायन वैज्ञानिक ने किया है, तो वर्जीलियस ने किया है। ध्यान रखिएगा, वर्जीलियस ने किया है। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा। अगले, योग प्रयोगशाला में जो है संश्लेषित किया गया पहला कार्बनिक यौगिक, तो प्रयोगशाला में संश्लेषित किया गया पहला कार्बनिक यौगिक, बहुत बार ये क्वेश्चन आया हुआ है, तो हमारा कौन सा कार्बनिक यौगिक है जो प्रयोगशाला में सबसे पहले बनाया गया, तो बताएंगे यूरिया। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, कौन सा हो जाएगा, यूरिया हो जाएगा। कार्बनिक यौगिकों में कार्बन परमाणु के चारों संयोजताओं एक समचतुर्भुज के चारों किनारों के और जो है दिष्ट होता है, तथा कार्बन केंद्र में होता है। यह जो है विचार सबसे पहले जो है किसने दिया है, ये बताना है कि ये विचार सबसे पहले किसने दिया है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा। लीवेल तथा जो है वान टू हाफ द्वारा दिया गया है, ये पहला विचार सबसे पहले। ठीक है, प्रयोगशाला में संश्लेषित किया गया पहला कार्बनिक यौगिक, फिर से देखो क्वेश्चन आया, और ये कई बार क्वेश्चन है, हमने बताया प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, तो जितनी बार आए रिपीट होगा, तो कौन सा हो जाएगा हमारा, यूरिया हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला कार्बनिक यौगिक कौन सा है, तो प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला कार्बनिक यौगिक, तो हम देखते हैं कि पेड़ पौधे और हर चीज में पाया जाता है सेलुलोज। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा। बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सभी कार्बनिक यौगिकों में मिलता है, तो कौन सा तत्व, कार्बन जो है ऐसा तत्व है जो सभी कार्बनिक यौगिकों में मिलता है। बहुत बेहतरीन तरीके से हम सारे क्वेश्चन करते जाएंगे। कपूर को किस विधि द्वारा शुद्ध किया जाता है, तो ऊर्ध्वपातन विधि द्वारा कपूर को क्या किया जाता है, शुद्ध किया जाता है। बहुत अच्छे से हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। एनिलीन के शुद्धिकरण के लिए किस विधि का प्रयोग होता है, एनिलीन के शुद्धिकरण के लिए किस विधि का प्रयोग होता है,
भाप श्रवण आंशिक निर्वात ऊर्ध्वपतन, तो हम बताएंगे कौन सा, भाप श्रवण के द्वारा, ठीक है, इस त्वरण के द्वारा किया जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कार्बनिक यौगिक कौन सा है, CH3OH का यूपीएस जो है यूपीएससी पद्धति से जो है नाम क्या होगा, यूपीएससी पद्धति में जो है कार्बनिक यौगिक का नाम क्या होगा ये बताना है, तो हमारा हो जाएगा मेथिनॉल हो जाएगा, ठीक है, मेथिनॉल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा। एथिलीन का यूपीएससी नाम क्या होगा भैया, एथिलीन का यूपीएससी नाम क्या होगा, एथीन होगा, कौन सा, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा, ठीक है, बहुत अच्छे से करने सारे। एसिटिलीन का यूपीएससी नाम क्या होगा, तो एसिटिलीन का यूपीएससी नाम एथाइन होगा, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, एथाइन हो जाएगा। बहुत अच्छे क्वेश्चन है ये, बहुत अच्छे से देखेंगे सारी चीजें, ठीक है। अच्छा, यूपी जो है यूपीएससी जो है प्रणाली के अनुसार C2H5OH, तो जो है पहले तो भैया हमारा क्या बना है यहाँ पर, C2H5OH एथेनॉल बोलेगा, क्या हो जाएगा, एथेनॉल हो जाएगा। ये भी अल्कोहल का ही एक ग्रुप होता है, अल्कोहल ग्रुप का ही एक क्या है, सदस्य है, ठीक है। बहुत अच्छे से सारी चीजें देखते चलेंगे। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्लोरोफॉर्म का यूपीएससी नाम क्या होगा, तो क्लोरोफॉर्म का यूपीएससी नाम क्या होगा, तो हमारा हो जाएगा ट्राइक्लोरोमीथेन, मेथेन हो जाएगा, ठीक है, ट्राइक्लोरोमेथेन हो जाएगा। ध्यान रखिएगा यूपीएससी नाम पूछता है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा कार्बनिक यौगिक है, इनमें से कौन सा कार्बनिक यौगिक है, तो जल है, सोडियम क्लोराइड है, क्लोरोफॉर्म है, अमोनियम क्लोराइड, इनमें से कौन सा है, तो बताएंगे क्लोरोफॉर्म इसमें कार्बनिक यौगिक है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला फेनॉल एक यौगिक है, फेनॉल एक यौगिक है, कौन कैसा यौगिक है, तो ये बताना हमें किस प्रकार का फेनॉल एक यौगिक है, तो बताएंगे एरोमेटिक, ऐसा है, एरोमेटिक है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़े। अल्कोहल में पाया जाने वाला जो है अभिक्रियाशील, अल्कोहल में पाया जाने वाला जो है अभिक्रियाशील मूलक क्या होता है, तो अल्कोहल में ऐसा क्या अभिक्रियाशील मूलक होता है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, OH होता है, ठीक है। आगे चलते हैं। अगला एल्डिहाइड में पाया जाने वाला अभिक्रियाशील मूलक होता है, तो एल्डिहाइड में पाया जाने वाला अभिक्रियाशील मूलक कौन सा होता है, तो इसमें होता है CHO होता है, ध्यान रखिएगा, कौन सा होता है, CHO होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कीटोन में कौन सा अभिक्रियाशील मूलक पाया जाता है, तो कीटोन ग्रुप में कौन सा अभिक्रियाशील मूलक पाया जाता है, तो कीटोन ग्रुप में जो है ऑप्शन नंबर सी, ये जो है अभिक्रियाशील मूलक पाया जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कार्बोक्सिलिक अम्ल में उपस्थित अभिक्रियाशील मूलक कौन सा है, कार्बोक्सिलिक में कौन सा अभिक्रियाशील मूलक होता है, जो फॉर्मिक एसिड में होता है। फॉर्मिक एसिड किस में पाया जाता है, चींटियों में पाया जाता है, तो ये हो जाएगा हमारा कौन सा, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा कार्बनिक यौगिक को रासायनिक गुण प्रदान करने वाला समूह कहलाता है। कहते हैं कार्बनिक यौगिकों को रासायनिक गुण देने वाला समूह कौन सा कहलाता है, तो हो जाएगा क्रियाशील समूह कहलाता है, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा सजातीय श्रेणी का कोई भी सदस्य अपने से अगले तथा पिछले सदस्य के अणुसूत्रों के कितना का जो है अंतर दिखाता है, तो कितने का अंतर दिखाता है, तो ये दिखाएगा कितने का अंतर, ये हमेशा CH2 का अंतर दिखाता है, और ठीक है, ध्यान रखिएगा किसका, CH2 का अंतर दिखाता है, ठीक है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा सजातीय है, कौन सा है, समजात का है, मतलब या सजातीय है, समजात या सजातीय है, ठीक है। ये हमें बताएगा कि एक ही जो है फैमिली से कौन सा बिलोंग करता है, तो एक ही फैमिली से बिलोंग करते हैं हमारे CH4 और C2H6 बिलोंग करते हैं एक ही फैमिली से। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है संतृप्त हाइड्रोकार्बन का सामान्य सूत्र क्या होता है, तो ये कई बार हमने जब पढ़ाया था, तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो हमने बताया था कि इसका सामान्य सूत्र होता है CnH2n+2, बहुत अच्छे से ध्यान रखना है संतृप्त हाइड्रोकार्बन का, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन सामान्य सूत्र क्या होता है, तो एल्काइन का सामान्य सूत्र जो होता है Cn जो है क्या होता है, Cn2n-2 होता है, उसमें +2 होता है, इसमें क्या होता है, -2 होता है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा एल्कीन का सामान्य जो है सूत्र क्या होता है, तो एल्कीन का सामान्य सूत्र क्या होता है, एल्कीन का सिंपल सा सूत्र होता है, ऑप्शन नंबर ए CnH2n होता है, हमेशा ध्यान रखिएगा इसको, बहुत बेहतरीन तरीके से इनको जो है तैयार करके रखिएगा, पूछे जाए। एल्केन का सामान्य सूत्र भी पूछा है,
एल्कीन हो गया, एल्केन हो गया, एल्काइन हो गया, हमने सारी देख ली है। अब इस बार कौन सा पूछा गया, एल्केन पूछा गया है। तो एल्केन में क्या हो जाता है, एल्केन होता है हमारा CnH2n+2 होता है, ये ध्यान रखिएगा। वहां पर +1 होता है, यहाँ पर +2 है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन दो कार्बनिक यौगिकों के मूलानुपाती सूत्र समान होते हैं? किसके मूलानुपाती सूत्र समान होते हैं? तो ध्यान रखिएगा, एसिटिलीन और बेंजीन के जो है मूलानुपाती सूत्र क्या होते हैं, समान होते हैं। बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे हम लोग, ठीक है। आज का हमारा ये लास्ट क्वेश्चन था, और हमने जितने भी क्वेश्चन किए हैं सारे जो एग्जामिनेशन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे से लर्न कीजिएगा। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और जो है आपका साथ ऐसे ही बना रहे। धन्यवाद।